अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? हम्म। अच्छा जी। सर बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग अपनी आखिरी क्लास, क्या कहते हैं, कोर्स की हमारी। मुझे ये बताइए भाई, आप लोगों को एक अदद होमवर्क दिया था मैंने। उस होमवर्क का क्या हुआ? हो गया सवाल सॉल्व? टैली भी हो गया? टैली भी हो गया, बेहतरीन है। चलो, तो मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत है क्योंकि देखो, सॉल्यूशन तो मैंने इसका किया ना, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, ज़रा जल्दी जल्दी भाग भाग के सॉल्व कर लेते हैं। हैं? नहीं ज़रूरत? पक्का सबसे सॉल्व हो गया था? हैं? और एक मिनट। पार्टी, खदीजा, आयशा, आप सबसे भी सॉल्व हो गया था? क्या बात हो गई भाई, मतलब सीख गए, बड़े हो गए हम। चलो बेहतरीन है, फिर मैं एक काम ये करूंगा, इसका सॉल्यूशन करके यहीं पे चिपका दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर कुछ ज़रूरत हो उसमें देखने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम फिर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आपका कि मानो एंड आदिल, नहीं आदि सॉरी, आर इन पार्टनरशिप विद द नेम ऑफ एम एंटरप्राइजेज, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 4% पर एनम, एंड द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड ऑन 30 जून 2025। ठीक है सर, आपको सबसे पहली चीज़ परचेजेस का अकाउंट नज़र आ गया, दैट मीन्स परपीचुअल अकाउंटिंग नहीं हो रही, पीरियोडिक अकाउंटिंग हो रही है। ठीक है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, कैपिटल दोनों की दिए हुए हैं, ड्राइंग्स दोनों की दी हुई हैं, रेवेन्यू रिटर्न इनवर्ड्स इन्वेंट्री और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, करना क्या है आपने? तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, पीएनएल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैलेंस शीट सॉरी बना के देनी है। ठीक है, तो यार ये भी दो चार लाइनों का ही सवाल है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 13,650। ये तो सीधी सीधी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी सिर्फ एंट्रीज पास करा दूं, बाकी का खुद बना लेंगे या पूरा करवा दूं? ये सवाल देख के आप लोगों को भी अंदाजा हो चुका है, सच कुछ इसमें लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो एंट्रीज पास कर लेते हैं हम इसकी, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जो है ना, वो बना लेते हैं। बाकी का आप लोग फिर खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहानी शुरू करूं, से पहली पहली एंट्री क्या हमारी पास होगी कि अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ ₹250 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 400 हैव टू बी रिकॉर्डेड एट ईयर एंड। सर एंट्री आप लोग बचपन में सीख चुके हैं। क्या एंट्रीज पास करेंगे आप लोग कि पहली एंट्री अक्रूड एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करना है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और क्या कहते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 250 रुपये से। फिर एंट्री नंबर 2 में ही यहीं पे आप एक और एंट्री पास करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 400 रुपये से। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन चार्ज होगी नॉन करंट एसेट्स पे एट द ईयर एंड एट 20% ऑफ कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ना बड़े काम की, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, लेकिन फिर भी क्या बोला, डेप्रीसिएशन इज चार्ज नॉन नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट 20% ऑफ कॉस्ट। ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास एंड ऑफ द ईयर पे जितने भी एसेट्स मौजूद होंगे, एंड ऑफ द ईयर पे जितने भी एसेट्स मौजूद होंगे, सब पे 20% ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा। दैट मीन्स अगर मैं एक मिनट के लिए ऊपर जाऊं, मैं देखूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 2,10,000 रुपये का। सही है, लेट से अज्यूम करता हूँ, सवाल ने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती कि हम दिसंबर पे काम करें, जून पे काम करें, तो हमने 1 जनवरी 2025 में एक मशीन खरीदी, लेट से 1 लाख रुपए की। तो सर इसकी तो एंट्री आपने सीधी सीधी सीखी हुई है कि आप मशीनरी डेबिट करते, कैश क्रेडिट कर देते। फिर अगला स्टेप आता है इसके ऊपर
डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाते तो कैसे करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई 100,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। जो आप लोग सीख के आए हैं, जो हम सीख के आए हैं, उसमें क्या है कि 20% अगर 6 महीने यूज हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दूं। लेकिन सर सवाल ने बोला है कि जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर पे है, सब पे 20% लगना है। दैट मीन्स अगर आपने एक एसेट साल के आखिरी दिन भी खरीदा, आपने उसको टाइम प्रोरेट नहीं करना। जो कॉस्ट है 20% उस पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, आंखें बंद करके। क्या ये चीज समझ में आती है? तो दैट मीन्स अगर मैं साल के पहले दिन भी खरीदूं, साल के दूसरे दिन खरीदूं, साल के आखिरी दिन खरीदूं, यानी 30 जून 2025 को मैं बैठ के अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं, अगर 30 जून 2025 को ही मैंने एसेट खरीदा, मैं तब भी उसके ऊपर फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ये चीज हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी डिस्कस करी थी कि सर वैसे तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जितना टाइम हमने एसेट यूज किया है उतने टाइम की ही डेप्रिसिएशन बुक होनी चाहिए। लेकिन टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी, कंपनीज को ये अलाउड है, लोगों को ये अलाउड है कि आप टाइम प्रोरेट ना करो, आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। सही। तो इस तरीके की चीज़ें हमें अलाउड है। एनीवे anyway, तो सर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोल रहा है, मेरे पास एसेट्स कितने के मौजूद हैं, 2,10,000 रुपए के एसेट्स मौजूद हैं, तो सीधी सीधी 20% डेप्रिसिएशन बुक कर लूँ मैं। एंट्री नंबर 3 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 4,20,000, 4,000, 42,000, सॉरी 42,000, हाँ 42,000 ही होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद एंट्री नंबर 4 पे आते हैं। एंट्री नंबर 4 हमें क्या कह रही है, सॉरी वहाँ चला गया, कि भाई अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आपने 4% पे मेंटेन करना है। ठीक है। तो मेरे पास रिसीवेबल बैलेंस कितना है, 1,807.50 का। सही है। तो छोटी सी एक वर्किंग बनेगी यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 1,807.50, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट पे मेंटेन करना है हमें, 4% पे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4% से। ओपनिंग बैलेंस सवाल ने में दिया हुआ है, ये बताया आपने मुझे 4,350। अच्छा। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है कंग्या, 500 का। तो 500 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेता हूँ तो इंक्रीज कितने का आ रहा है, 250 है, 750 होगा यहाँ पे। ओके। तो सर 250 रुपीज़ का इंक्रीज आ जाएगा। सही है, नंबर सही लिखे मैंने। अच्छा जी। तो सर अगली एंट्री मेरी इंक्रीज के लिए पास हो गई कि, सॉरी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट बाय 250 रुपीज़। अच्छा जी। एंट्री नंबर 5, आखिरी हमारी एंट्री है आज की, यानी इस सवाल की, कि भाई अ चेक पेमेंट ऑफ ₹550 मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर ऑन 15 जून हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। सर एक पेमेंट करी है आपने, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। पेमेंट की एंट्री, चेक पे किया तो आपने बैंक को क्रेडिट करना है और अकाउंट पेबल डेबिट करना है। अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट बाय कहाँ गया, 550। अच्छा, फिर यहाँ पे आके एंट्रीज हमारी मुकम्मल हुई। नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास किसका, P&L स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी P&L अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट प्लास, जैसे हमने नाम दिया हुआ है। सही। अच्छा सर ये बनाएंगे कैसे, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हम कम कर सकते हैं सीधी सीधी। तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है। हमारे पास पार्टनर है आदि और मानो, आदू और मानी क्या थे नाम, मानो एंड आदि, हाँ। तो मैंने कहा भाई मानो एक बंदा और आदि है एक बंदा, टोटल आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट को मैंने बोला कि भाई हम अज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट हमारा है एक्स। ठीक हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है P&L स्टेटमेंट बनाएंगे उसके बाद ही आएगा। बाकी की चीज़ें जो मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ वो लिख देता हूँ, जो हमें सवाल ने बताया है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाते हैं 3% पर एनम पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है 4% पर एनम पे। तो मैं सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ऐड करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कहाँ गया, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा भाई? मानो कि अगर हम बात करते हैं, मानो का कैपिटल, सॉरी, मानो का कैपिटल है 50,000 का, आदि का है 30,000 का, ठीक है। तो मैं गया, मैंने बोला भाई 50,000 इसके लिए ले लो, मल्टीप्लाई बाय 3%, और 30,000 इसके लिए ले लो, मल्टीप्लाई बाय 3%। तो मेरे रिजल्ट आते हैं 15,000, नहीं 1500, हाँ 1500, और आएगा 900। इसी के फौरन बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारे साथ कहानी क्या होगी कि भाई ड्राइंग्स 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 कितनी है, 6,000 है दोनों की, 4% के ऊपर इंटरेस्ट लगना है दोनों पे। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, यहाँ पे भी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 240 या 24, 24 आएगा मेरे ख्याल से, 240 आ रहे, ओके। ये मैंने माइनस करा दिया। तो 1,500 और 900 मेरे पास होते हैं 2,300, सॉरी 2,400, और दो दो चार, चार चार आठ, तो 480। ये इंटरेस्ट दिया तो माइनस होगा, कैपिटल ड्राइंग वापस ले ली। तो मुझे बताइए, 20 -240 + 480 बनेगा, एक्स माइनस कितना, 2,880। क्लास कब खत्म होगी? अरे बेटा अभी तो शुरू करिए, खत्म कैसे करूं मैं? x -2,880, 19, 1920 बन रहा है, 1920, ठीक है। सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है भाई, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वो प्रॉफिट आप यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की जगह वो नंबर रख दीजिएगा, फिर नंबर आ जाएंगे। मैं फिर भी यहाँ कैलकुलेशंस लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की होगी कि x -1920, या अभी फिलहाल आपका ये प्रॉफिट आ रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय से प्रॉफिट शेयरिंग कैसी हो रही है इनकी, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट आपका आएगा, आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई 50% से कर दोगे। एंड सेम गोज हियर कि x -1920 मल्टीप्लाई बाय 150%, और ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे का भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये पीएनएल पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, पीएलएस स्टेटमेंट। सर यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा ना दोनों का। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों करते हैं जबकि ड्राइंग ओनर की डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट होती हैं? 150, 150 क्यों लिखा है? ओ सॉरी, 150, ओ 50 होगा, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट मैं ड्राइंग्स के ऊपर क्यों चार्ज करता हूँ, तो उसका जवाब है सर, क्योंकि मैं कैपिटल के ऊपर चार्ज करता हूँ। सर थोड़ी देर के लिए याद कीजिए, जब हम लोगों ने बचपन में चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 1 2 3 जब हम बेसिक्स पढ़ लेते, हमने कहा था कि भाई ये एक बंदा पार्ट ओनर है, और ये एक बंदा लेंडर या बैंक है, सही। ये बीच में आती है एक कंपनी या बिजनेस, सही है। ये भी इसको उधार देता है, ये भी इसको उधार देता है। फर्क क्या था कि सर जो लेंडर का वो कहते हैं, लेंडर ने जो पैसा दिया था वो कंपनी के लिए उधार था, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता था। लेकिन जो ओनर उधार देता था हम उसको कैपिटल बोलते थे, सही। यही था ना हमारा हिसाब किताब कि सर कैपिटल बेसिकली क्या है, जो ओनर ने पैसा दिया है, ओनर ने जो बिजनेस को उधार दिया है, वो क्या कहते हैं, कैपिटल है, जिसके ऊपर ओनर का हक है, जो लेके जा सकता है। तो सर जब ओनर ने बोला यहाँ पे पार्टनरशिप वाले केस में आके बोला कि भाई जब मैंने उधार दिया तो मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, तो उसने अपने उधार के, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन सर जो जब वो इस क्या कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपने उधार पे, तो जब वो अपना लोन का बैलेंस वापस निकाल रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है मतलब, तो उसका पैसा इंटरेस्ट भी उसे वापस देना चाहिए ना। क्या ये चीज़ समझ में आती है? ठीक हो गया। अच्छा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आपके पास आ जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल ऐसा ही है सब, बिल्कुल ऐसा ही है। दोबारा से सुनिए खदीजा, मैंने, देखिए इंटरेस्ट, मैं पूरी कहानी दोबारा से सुनाता हूँ। इंटरेस्ट की जो कहानी है वो दो वजह से आती है। पहली वजह क्या है कि सर ये रहा एक हमारे पास बिजनेस, ठीक है। एक ओनर ये रहा ए, एक ओनर ये रहा बी, ठीक है। इसने भी बिजनेस में कैपिटल डाला, इसने भी बिजनेस में कैपिटल डाला, सही। नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 100 रुपये इसने डाले,
150 रुपये इसने डाले। ठीक हो गया। कंपनी के पास कैपिटल आ गया टोटल मिला के 250 रुपये। मुझे ये बताइए फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, क्या ये 250 रुपये उधार है? नाम इसका कैपिटल है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी ये उधार है ना। कैसे उधार है सर? कि सर जो कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाएगी वो इनको वापस करना है ना इसने। कंपनी अपने पास तो, सॉरी, अपने पास तो रख के नहीं बैठेगी। तो इन्होंने जब उधार दिया है इसको, जब उधार दिया है इसको, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली मैं बैंक से इंटरेस्ट लोन लेने जाता हूँ तो बैंक भी मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। सही। तो एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पे भी है कि जब इन्होंने उधार दे दिया कंपनी को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लाओ भाई मेरा जो मैंने आपको पैसा पकड़ाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। अच्छा, बैंक लोन की तरह याद करें कहानी। सर जब मैं बैंक लोन लिया मैंने, मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। फिर जैसे ही मैंने कोई रीपेमेंट करी, अपना लोन का बैलेंस कम किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करना बंद कर देता हूँ। हम्म। ऐसा है खदीजा। तो सर अब लेट से इन दोनों ने 10-10 रुपए की या 10 और 20 रुपए की ड्राइंग कर ली। तो उर्दू जबान में अगर हम बोले तो सर बिजनेस ने अपने टोटल 250 के उधार में से 10 और 20 टोटल 300 का उधार, 30 का उधार उतार दिया ना। 30 का उधार वापस कर दिया। तो मुझे बताइए क्या इस 10 और इस 20 के ऊपर इंटरेस्ट अब शामिल होना चाहिए? क्या इसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सर हमने जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो हमने इस पूरे 100 रुपए, पूरे 150 रुपए में पूरे साल का कैलकुलेट करके बैठ गया था मैं। जब जैसे यहाँ पे देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 50,000 और 30,000, पूरे साल का इंटरेस्ट बुक कर दिया था। मतलब ये जो 6,000 रुपये बिजनेस ने वापस किए, या ये जो 6,000 रुपये की जो ड्राइंग्स हैं वो भी तो इस 50,000 में ही शामिल थी। मतलब उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग के चला गया होगा। तो हमने वही जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा लग के गया था, जो एक्चुअल में लगना नहीं चाहिए था, वो इंटरेस्ट बाहर निकाल लिया हमने। क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा, अब दूसरा सवाल जो लोगों ने पूछा, नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों को। सर ये इंटरेस्ट वाली कहानी सोल ट्रेडर में क्यों नहीं कर रहे थे हम? इंटरेस्ट एड बैक यानी प्रॉफिट के अंदर एड बैक नहीं होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट में एड बैक होगा। प्रॉफिट में कहीं नजर नहीं आ रहा होगा इसमें। ठीक है। इससे सिंपली हो क्या रहा है कि सर शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो रहा है, दैट्स इट। और कोई पीएनएल में इसका कोई काम नहीं है, ना ही इसका काम क्या कहते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट में। हाँ, हफ्सा का बिल्कुल सही जवाब कि सर ये सोल ट्रेडर के केस में हम ये वाली कहानी क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सर सब कुछ एक ही बंदे का था वहां पे, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। एक ही बंदा है ओनर, एक ही बंदा है लेंडर। तो आप सारी बिजनेस इन्हीं दोनों में घूम रहा है। तो कोई मसला ही नहीं है, जो है इसका ही है। जब अलग अलग लोगों में बंटना था तब ये इंटरेस्ट हमने चार्ज करना शुरू किया। क्या ये चीज़ समझ में आती है? इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे करके रख देता हूँ मैं। अच्छा सर, बाकी अगर हम पीएलए स्टेटमेंट कंप्लीट करें तो सर आपने इसके आगे वाले में क्या काम करना है? आपने लिखना है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना है। सही, वो है हमारे पास 50,000। ये आप शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 30,000। और फिर उसके बाद ड्राइंग्स आप लेस कर देंगे कि 6-6 हज़ार की दोनों। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सही। अब आपने बाकी का पोर्शन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से निपटा सकते हैं। ठीक है भाई? कोई मसला यहाँ तक? मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन करवा दें एफएस का? अगर आपके पास बेटा है हफ्सा तो मुझे भेजने में अभी करा देता हूँ। क्योंकि फ्रेंकली मेरे पास अभी और कुछ कराने को है नहीं। एक सवाल मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था जो मैंने सोचा था करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी समझा देता हूँ क्वेश्चन पूरा। एक्स की जगह क्या आएगा बेटा? आएगा अभी देखें यहाँ पे हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया ना। तो आप जब भी जो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके लाएंगे, पीएनएल स्टेटमेंट जो बनाएंगे, वो प्रॉफिट आप यहाँ पे रख देंगे अपना। ठीक है। सवाल भेज रहे हो बेटा आप? अरे, किसी टीचर के लगते हैं यार। मैंने कभी पूछा नहीं किसी से कि किसका लगा। हाँ भेज दे बेटा, मुझे भेज दे। मेरे पास है नहीं वो अपना क्या कहते हैं जो
मॉडल पेपर वाला जो है। फॉर्च्यून ट्रेडर्स, सलमान, ये मैंने कराना था। हाँ, ये मैं भेजता हूँ अपने आप को। कहाँ से शेयर होता है? हाँ। किसी के पास पड़ा हुआ है अगर मॉडल पेपर का क्वेश्चन तो मुझे भेज दे काइंडली। कोई भेज रहा है? वरना मैं अपना क्वेश्चन करा देता हूँ फिर, जो आना चाहिए आपको। ये जो पीडीएफ भेजी है पीआरसी एफए, इसमें से निकालना है? अच्छा जी, एक मिनट दीजिए तेरा। जीमेल। देख लेते हैं। अरे कौन सा वाला फॉलो करना है भाई, पहला वाला कि दूसरा वाला? कौन गया? ये रही। दोनों सेम ही है ना? ठीक है। खुल जा सिम सिम। अच्छा जी। कहाँ है भाई इसमें? मॉडल पेपर में एफएस का तो क्वेश्चन नजर ही नहीं आ रहा है। ये रहा, अच्छा जी। अल्फा ट्रेडर्स, ये मैंने सॉल्व नहीं कराया हुआ ऑलरेडी? अच्छा, एक मिनट दो बस। होम अप्लायंसेस, फॉर्च्यून ट्रेडर्स, मून ट्रेडिंग, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये सॉल्व करा देता हूँ। अब मसला ये है कि इसकी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ओपन फाइल्स। मेरी बर्थडे नहीं भाई, मेरी बर्थडे बर्थडे नहीं है अभी कोई। पता चला उसकी ट्रीट मांगने लग गया सारे। अच्छा जी, अच्छा जी, आ गया। अब मसला एक इसमें ये है कि इसमें समझाऊं कैसे मैं? थोड़ा बहुत तो चलो समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट, एडवांसेस, कैश इन बैंक, कैपिटल ड्राइंग्स, परचेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 दिसंबर। यार चले, मैं कॉपी कर रहा हूँ सवाल को वहाँ पे, ठीक है, फिर गुजारा करने की कोशिश करते हैं हम इस पे। सिलेक्ट। वैसे इस सवाल में अल्फा ट्रेडर्स मेरे ख्याल से मसला होना तो नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल हमने सॉल्व किए हैं। एनीवे, कोई मसला नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं फिर भी, एफएस के चैप्टर में। अच्छा, वैसे ये सवाल सर अल्फा ट्रेडर्स जो है ये आपके पास पेपर का सवाल है, ठीक है, मतलब जब आपका अकाउंटिंग का पेपर रिटन हुआ करता था जिस ज़माने में, तो उस वक्त ये सवाल आया था, ठीक है। तो अगर सर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, सर आपके पास पहली चीज़ मैंने यही देखी, परचेजेस मेरे पास नज़र आ रही हैं, दैट मीन्स कि पीरियोडिक अकाउंटिंग है। दूसरी, अगर मैं एक्सपेंसेस की तरफ ज़रा ध्यान दूँ ना, तो मेरे पास सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन आ रहा है। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सपेंसेस बाय फंक्शन है? बाय फंक्शन होने का मतलब कि सर जितने भी मेरे पास एक्सपेंसेस आएंगे, सैलरी का, रेंट का, यूटिलिटी का, वाटर का, फलाना ढिमकाना जो भी होगा, वो इन्हीं तीन फंक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल में से किसी एक में रिपोर्ट किया जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, पहली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, मैं रीड कर रहा हूँ फिर भी पूरा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹46.3 million। सही। हमारा जो सोल्यूशन चल रहा है रुपीज़ इन थाउजेंड में चल रहा है, तो मैं हर जगह तीन जीरोस कटा के देखूंगा। तो 46,300 का हमने नंबर चेक करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड कॉस्टिंग ₹930,000 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। सर 9,300 या 930 रुपए की हमारे पास इन्वेंट्री रिटर्न हुई जिसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी, ठीक है। दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर 1.3 मिलियन। सही पिक्चर भेजी है आपने, देख लेते हैं। ये भी बेटा मोरल लेस ऐसी ही आ रही है, हम इसी से ही काम चला लेते हैं अभी। वॉल सेफ ट्रेडर, हाँ नाम चेंज कर दिया बस, इसी से काम चला लेते हैं, मेरी रीडेबल तो है, ठीक है। अच्छा जी, खैर। तो सर हमने 930,000 रिसीव किए थे, तो सॉरी पे सेल करी थी जो हमें रिटर्न हुई है, और ये सेल किए गए थे 1.3 मिलियन के, सही, कॉस्ट है इनकी 930 की। फिर उसके बाद 80 डिटरमाइंड दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ फैशन एंड कैन बी सोल्ड एट 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो सर यहाँ पे दो काम करने हैं। पहली चीज़, जो हमारे पास प्रोडक्ट वापस आई है उसकी सेल्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड करनी है। दूसरी, सर हमें उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं, एनआरवी लॉसेस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं आया, मैंने बोला पहली एंट्री हम पास करते हैं सेल रिटर्न की, ठीक है। क्या पास करूंगा? एंट्री नंबर 1, सेल रिटर्न के लिए एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। सर सेल वैल्यू थी इसकी 1,300 की, तो मैंने 1,300 से रिकॉर्ड किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग मेरी जो होनी है वो होनी है एनआरवी की। तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई ज़रा एनआरवी लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एनआरवी लॉस के लिए याद होगा हम टेबल बनाया करते थे, हमारे पास हैं टोटल मिला के दो टेबल, दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? एक गुड और एक बैड। बैड बोले तो आउट ऑफ फैशन वाला जो हमें अभी रिटर्न हुआ। पहली चीज़ मुझे चाहिए कि भाई इनकी कॉस्ट कितनी है। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए कि इनकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है। फिर इनकी कॉस्ट टू सेल कितनी है। तो इनसे मुझे पता चल जाएगा कि इनकी एनआरवी कितनी है। एनआरवी आने के बाद मैं देखूंगा कि भाई इन दोनों में से लोअर कौन है, और मुझे एनआरवी लॉस पता चल जाएगा। तो सर अब अगर मैं नंबर्स पुट करना शुरू करूं, बैड यूनिट्स की कॉस्ट थी मेरे पास 930 रुपीज़ की, ठीक है। सवाल के पास अगर जाता हूं तो वो बोल रहा है कि गुड कॉस्टिंग जो थे हमने इन इन इन्वेंट्री इन हैंड में, वो 46.3 मिलियन थे। मुझे बताओ क्या इस 46,300 के अंदर क्या ये 930 शामिल होगा?
950 है ये। हाँ 950 है ये। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ याद दहानी के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 950,000। ठीक है। हाँ तो सवाल मेरा क्या था, क्या सर इस 46.3 मिलियन में ये 950 शामिल होगा? यस सर बिल्कुल शामिल होगा। दैट मीन्स सर बैड यूनिट्स तो मेरे 40 से अपना 950 के आ गए। गुड यूनिट्स कितने के बने? गुड यूनिट्स कितने के बने? टोटल मिला के 46300 है ना। इसमें से अगर मैं 950 निकाल दूं तो बाकी कितने बचते हैं? 45350। 45350। अच्छा फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर नेट सेलिंग प्राइस की, तो नेट सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा था कि फलाना फलाना कैन बी सोल्ड एट 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सही है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है इसकी 1300। तो मैं बोलूंगा कि भाई 1300 लिख लेते हैं। 1300 का कितना ले लूँ मैं? थोड़ा सा एक काम करते हैं, 40% कर देता हूँ। बताइए क्या सेलिंग प्राइस आएगी इसकी? 520 रुपीज़ की इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। अच्छा सर जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है गुड यूनिट वाला, इसकी तो हमें सेलिंग प्राइस सवाल ने बताई नहीं। सर कोई मसला नहीं, आप कॉस्ट ही यूज़ कर लें सेलिंग प्राइस के लिए, क्योंकि इसमें तो एनआरबी लॉस आना ही नहीं है ना। इसके बारे में तो कहीं इसने ये इंडिकेशन नहीं दी ना कि इसकी वैल्यू कम हो गई। तो कॉस्ट ही यूज़ होगी एज अ वैल्यू ऑफ लोअर। एग्रीड? ये चीज़ समझ में आती है। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ लोअर में मैं आंखें बंद करके लिख देता हूँ 45,350 सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा जी फिर उसके बाद क्या यहाँ पे कोई कॉस्ट टू सेल इन्वॉल्व है? नहीं सर कोई कॉस्ट टू सेल इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जीरो रखूंगा, यहाँ पे मैं 520 रखूंगा। लोअर कितनी आ जाएगी? लोअर मेरे पास 520 ही आ जाएगी। तो मुझे ये बताइए मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बनती है? कितनी बनती है? 430। 430 क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं इन्वेंट्री के लोअर की टोटल पूछ रहा हूँ। 45,870 बन रहा है इसका टोटल। ठीक है। एनआरवी लॉस अगर आप बता रहे थे तो दैट वो कितना बताया आपने? 430। मुझे बताओ कि एनआरवी लॉस के लिए एंट्री पास कर लूँ 430 रुपए के लिए? एंट्री पास करूंगा एनआरवी लॉस डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा? नहीं पास करूंगा क्यों भाई? इन्वेंट एंट्री क्यों नहीं पास कर रहा मैं? पीरियोडिक है, बहुत अच्छे सर। पीरियोडिक अकाउंटिंग में हम एनआरवी लॉस के लिए कोई अकाउंट एंट्री पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर जितना भी लॉस है वो इस नंबर के अंदर छुप जाता है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। मुझे अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना होगा, मुझे क्या ख्याल रखना होगा कि जब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग में, क्लोजिंग में कौन सा नंबर आ रहा होगा? 45,870 वाला। क्या ये चीज़ समझ में आती है? मैं अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है, प्री पेमेंट इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 300,000 पेड फॉर ओनर्स पर्सनल प्रेमिसेस। एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च। सर प्रीपेड के अंदर 3 लाख रुपए, या हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 300 रुपये ऐसे हैं जो ओनर के लिए दिए गए थे, और इसकी पॉलिसी खत्म हो रही है 31 मार्च 2020 में, 2022 में जो भी है। हम खड़े में 2021 में। दैट मीन्स मुझे ये बताओ इस 300 में से अगले 3 महीनों का प्रीपेड है 300 पूरे ड्राइंग्स में डाल दूं क्यों भाई? 3 महीने तो प्रीपेड है ना मेरे। हैं? प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड के जो ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस है वो निकाल के लेके जाऊंगा ना ड्राइंग्स में। चलो बेहतरीन। सर ये जो 300 रुपये है इसका बिजनेस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ये पूरा का पूरा एक्सपेंस किसका है? पूरा का पूरा एक्सपेंस ओनर का कहाँ गया? ओनर का पर्सनल। तो अब उसने अगले 50 सालों का भी प्रीपेड दे दिया, क्या ये कभी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में आना है? कभी भी नहीं आना सर, ये तो सीधी सीधी इसकी ड्राइंग है। तो मैं पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से बाहर निकालूंगा। एंट्री नंबर 2 कि भाई ड्राइंग्स डेबिट
और कैपिटल बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रीपेड क्रेडिट। कितने से? 300 रुपये से। ठीक हो गया भाई। फिर उसके बाद अगली एंट्री हमारे पास क्या आ रही है? ऑन 1 जून 2001 अ मशीन वॉज गिवन एट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 375,000 रिसीवेबल इन एडवांस। सर हमने 1 जून 2001 को हमने रेंट पे दी है एक मशीन, 375,000 पर क्वार्टर, हर 3 महीने पे 3,75,000 रुपये का क्वार्टर वो देना है, सॉरी रेंट रिसीव करना है, रिसीवेबल इन एडवांस। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सोचो, ऊपर अगर मैं ट्रायल बैलेंस के पास जाता हूँ, ट्रायल बैलेंस ने बोला कि भाई आपके पास रेंट इनकम आ रही है 1125,000 की। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सर ये जो 3,75,000 रुपये, ये हमारे सवाल के लिए 3,सौ पचहत्तर रुपये जो है, कब से कमाना शुरू करें हमने? 1 जून 2001 से। ठीक है। मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? मैंने बोला कि 375 रुपये का जो रेंट है, ये 3 महीनों का है ना, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने। मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ 3 से, मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 मंथ से, 1 महीने का पता चल जाएगा। और जून से लेके दिसंबर बनते हैं टोटल मिला के 7 महीने। तो ये मेरी इनकम होनी चाहिए, ये मेरी इनकम होनी चाहिए। कितनी आ रही है? 875। ये वो इनकम है जो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी हमारे ट्रायल बैलेंस में कितनी इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है? 1125। अच्छा, अब ये नंबर कहाँ से आया? सर ये नंबर कैसे आया होगा कि इसने लिया 1 जून को रेंट पे दिया ना, और पेमेंट हमें हो रही है इन एडवांस में। तो एक रेंट मुझे 1 जून को रिसीव हुआ होगा, फिर जून जुलाई और अगस्त गुजरा, 1 सितंबर को अगला रिसीव हुआ होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने फिर से गुजरे, 1 दिसंबर को रिसीव हुआ होगा। तो 1 जून 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक टोटल मिला के 3 मरतबा मुझे क्वार्टरली रेंट रिसीव हुआ होगा। तो जरा फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग ओनली आप ये एंट्री ये चेक करते हैं कि 3,75,000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 1125 बनता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जितना रेंट रिसीव किया सारा का सारा इनकम में डाल दिया, जितना रेंट रिसीव किया सारा इनकम में डाल दिया। हालांकि सर जो दिसंबर पहली 2021 को हमें रेंट रिसीव हुआ होगा, उसमें से 1 महीना हमारी इनकम होगी ना, बाकी जनवरी और फरवरी का महीना अगले साल में जा रहा होगा। दैट मीन्स मुझे एंट्री क्या पास करनी चाहिए? बेहतरीन हो गया कि सर एंट्री नंबर 3, रेंट इनकम डेबिट कर दूं और एडवांस क्रेडिट कर देता हूं। एडवांस या अनअर्न्ड, आपको जो सा वर्ड अच्छा लगे, एडवांस रेंट क्रेडिट कर देता हूं। तो अच्छा, कैलकुलेशन कैसे आएगी कि सर 1 महीने का रेंट मुझे इसमें से निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, ओ सॉरी 2/3, 2 महीने का रेंट मैंने यहाँ से बाहर निकालना है। 250 आपने मुझे बताया, 250 यहाँ लिख दिया। कोई मसला है यहाँ पे? आगे बढ़ जाऊं बेटा, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, फिर उसके बाद एडवांसेस रिप्रेजेंट 3 मंथ एडवांस सैलरी टेकन बाय अ सेल्समैन ऑन 1 नवंबर 2001। अच्छा जी, ऊपर जाते हैं अगर हम, तो एडवांसेस ये नज़र आ रहे हैं हमें 240 रुपये के। कि सर इसके अंदर क्या है? एडवांस में हमने किसी को सैलरी दी हुई है कितने की? कहाँ गई? अच्छा, 240 की, और कौन सी तारीख को दी है? 1 नवंबर 2001। तो सर जब 1 नवंबर 2001 को मैंने पैसे दिए होंगे, मैंने एडवांस एंट्री पास कर ली होगी, एडवांस सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक 2 महीने गुजर चुके हैं। तो सर उस 240 में से मुझे 2 महीने की इनकम रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए दी है मैंने? 3 मंथ के लिए दी है। तो 2 महीने की इनकम रिकॉर्ड कर लूँ, ओ सॉरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूँ। मैं क्या एंट्री पास करूंगा एंट्री नंबर 4 में? सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एडवांसेस क्रेडिट। कैसे? कि सर 240, बिल्डू से लिखते हैं, 240 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आपने मुझे नंबर बताया 160 रुपये का। ये हो गई भाई एंट्री नंबर 4। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ अगर मैं, 5 में क्या बोल रहा है? द लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई एंड द इंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज रीपेबल ऑन 30 नवंबर 2002। अच्छा, हमने 1 जुलाई 2001 को लोन लिया है। कहाँ है भाई लोन? भाई कहाँ हो तुम?
17,500 रुपये का। ठीक है, 17,500 रुपये का लोन लिया है। 14% का लोन है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? है भाई? ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट आना चाहिए लोन के ऊपर। सर इंटरेस्ट आ तो रहा है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स सर, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो हमने बुक नहीं किया। तो इस 14% लोन 17,500 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट बुक कर लेना चाहिए। कैसे बुक करूं? सर ये लोन हमने लिया है 1 जुलाई 2001 को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 14% के हिसाब से, सीधा सीधा। तो मैंने अपनी एंट्री पास करी, एंट्री नंबर 5, कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लोन, और नहीं, लोन पेबल नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट पेबल ना, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास लोन का बैलेंस है 17,500, मल्टीप्लाई बाय 14% का रेट है, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का काम है। रिजल्ट बताइए शाबाश। 1,225 रुपये। क्या ये कहानी समझ में आती है? याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में लोन लिखा हुआ नजर आए, हमेशा उसका इंटरेस्ट ढूंढने चले जाना है। जी बेटा अफसा। रीपेमेंट ऑन नवंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल बेटा, लेकिन नवंबर 2022 लिखा हुआ है ना। हम तो 2001 में काम कर रहे हैं ना। तो ये रीपेमेंट अगले साल जाके ड्यू होनी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? डेप्रिसिएशन 10% पे चार्ज होनी है स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये बड़े काम की लाइन दी इसने, कि भाई जो भी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करो, लेट से अज्यूम कर लेते हैं 200 रुपये का आया, तो आप 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे, और 100 रुपये एडमिन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक हो गया? तो 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो मैं गया सीधा सीधा पीपी के पास, मैंने बोला भाई 32,500 रुपये की कॉस्ट है। हमने कोई मशीनरी प्लांट एसेट वगैरह कोई भी नहीं खरीदा। तो एंट्री नंबर 6 मैं ऐसे लिख दूं, जरा ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर कुछ जानी है डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और कुछ जानी है एडमिन एक्सपेंस। आनी कितनी है टोटल मिला के, वो देख लेते हैं जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट कर दिया। मैंने बोला कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी आनी चाहिए 32,500, मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% था। हाँ 10%। तो इसके हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आती है 3250। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 50-50%। तो रिजल्ट बताइए, 1625। 1625 यहाँ पे, 1625 यहाँ पे। एंट्री नंबर 6 समझ में आती है हमें? एंट्री नंबर 6 में कोई मसला हमारा? बेहतरीन हो गया सर। एंट्री नंबर 7 पे चल लेते हैं जल्दी से। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1490। तो कैश एंड बैंक के अंदर कहाँ आ रहा है कैश एंड बैंक? ये रहा, 5,550। इसमें 1490 का हमने बैंक ओवरड्राफ्ट रखा हुआ है, तो वो यहाँ से निकाल के बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे अलग लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो क्या एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा, कैश एंड बैंक डेबिट, और एक अदद लाइबिलिटी मैंने क्रिएट कर ली बैंक ओवरड्राफ्ट की। ठीक हो गया? कितने, 1,500 थे? नहीं, 1,490 थे। तो 1490, 1490। मुझे बताइए, किसी एंट्री में किसी को कोई मसला? ये एंट्रीज हमारी टोटल में पास हुई, बाकी सारे। अब मुझे ये बताओ, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल तो आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व कर लिए। फिर क्या मसला हो रहा था भाई इस सवाल में? चलो खैर है, कोई मसला नहीं, हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा जी सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? हमें बनाना है एक अदद पीएनएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड
लॉस। जल्दी जल्दी अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो सर सबसे पहले मैं बोलूँगा, सर ये जब सॉल्व किया था तो आपने, अरे बेटा एक चीज़ जब पढ़ी नहीं है तो पहले से सॉल्व कैसे हो सकती है? ऐसा तो ना करो बेटा, मुझे टेंशन होने लग गई कि इतना आसान सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। चलिए जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी सेल्स डेबिट, सेल्स रिटर्न भी आनी थी यहाँ पे, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी नेट सेल्स। फिर इसके बाद मुझे अपनी अपनी अगली कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जिसमें मेरे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसमें मैं ऐड करूंगा परचेजेस, इसमें मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक। पहले इतना काम हम निपटा लेते हैं, ठीक है। सर कोडिंग अगर मैं शुरू करूं तो पीपी हमारे पास है सर नॉन करंट एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री हमारे पास करंट एसेट, नहीं करंट एसेट नहीं सॉरी, इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, तो ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, करंट एसेट। अच्छा सर ट्रेड रिसीवेबल के साथ इन्होंने प्रोविजन की कोई अकाउंटिंग नहीं दी हुई, तो ज़बरदस्ती फड्डे मत करने बैठ जाना कि नहीं भाई प्रोविजन नहीं दिया हुआ तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, प्रोविजन नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। प्रीपेमेंट्स करंट एसेट। एडवांसेस, सर एडवांसेस अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी मेरे लिए एसेट है। कैश एंड बैंक एसेट। कैपिटल, कैपिटल ड्राइंग्स कैपिटल। 14% लोन। सर लोन नॉर्मली हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन इस मरतबा सवाल ने बोला है कि नवंबर 2022 में पे हो जानी है, मतलब 11 महीने बाद पे हो जानी है, तो अब ये करंट बन गई ना। नॉन करंट कब होती, जब ये 12 महीने के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती। अभी ये अगले 9 महीने 11 महीने के बाद पे ऑफ हो रही है, तो सर फिर तो ये करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई ना। क्या ये चीज़ समझ में आती है हमें? अच्छा जी, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल्स है हमारे पास, तो ये भी करंट लाइबिलिटी। रेवेन्यू हमारे लिए आर लिख दिया, परचेजेस के लिए मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। सेलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। रेंट इनकम मेरे लिए इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब अगर मैं आगे की कहानी लेके चलूँ, सर सेल्स में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। 181 100 का नंबर मैं सीधा सीधा उठा के ला रहा हूँ। सेल्स रिटर्न की हमने एक एंट्री पास करी थी 1300 रुपये की, इसको यहाँ से कटा दिया। 1300 रुपये मैंने यहाँ से माइनस कर दिए। नेट सेल्स बताइए शाबाश। 179,800। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ हाँ सही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे आता हूँ, तो ओपनिंग स्टॉक सवाल ने कितना बताया है हमें, 34,300 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 34,300। परचेज में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, तो परचेजेस हमारी आ रही हैं कितने की, 149,800 की, तो 149,800। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अभी कैलकुलेट करी थी 45,870 की, 45,870 मैंने यहाँ से लेस कर दिया। तो मुझे बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है भाई? 138,230, 138,230 की कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई सॉरी। इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है वो, 415,415,700। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा सर, कि अब मुझे अपने एक्सपेंसेस ला के रखने हैं यहाँ पे। एक्सपेंसेस की इसने हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, कि हमारे पास हैं 3 किस्म के एक्सपेंसेस, ठीक है। कौन कौन से, तीन नहीं सॉरी 4 किस्म के। सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है, और इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है। अच्छा एक्सपेंस कवर तो लिखे सबके साथ, और इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और आखिरी में हमारे पास एक अदद इनकम भी आ रही है, वो भी यहीं पे लिपटा देते हैं चलो, ठीक है। कौन सी इनकम है ये, रेंट की इनकम है।
अच्छा जी सर, सेलिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो सवाल ने हमें बोला, अच्छा सर अब अगला सवाल ना, यहाँ पे जो हम लोगों का एक मसला था कि हमें ये नहीं पता चलता कि भाई कौन सी एक्सपेंस को किस फंक्शन में क्या कहते हैं रिकॉर्ड करना है ना। तो सर अनलेस क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन दी हुई है, जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में सवाल ने बोला था ना कि 50% एडमिन में 50% डिस्ट्रीब्यूशन में, अनलेस क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दी हुई है, आप क्या करोगे, तमाम एक्सपेंसेस एडमिन में रिकॉर्ड कराओगे। ठीक है, क्योंकि एडमिन एक्सपेंस कैसे बनते हैं सर, जो सेलिंग में, जो प्रोडक्शन में, जो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहा वो एडमिन में चले जाएगा। एडमिन एक्सपेंस की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। तो अब जब सवाल ने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई, कोई नंबर्स नहीं बताए हुए, आप उन सबको कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं पहला, अपने पास एक्सपेंस, अच्छा मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस कितना गिवन है, 12,450 का। 12,450। सर सेलिंग एक्सपेंस में मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कोई एडजस्टमेंट थी। रेंट इनकम है, सैलरी एक्सपेंस है, सवाल ने नहीं बताया, एडमिन में लेके जाएंगे। डिप्रिसिएशन सीधा सीधा है, वो बता दिए कहाँ कहाँ जाना है बस सर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस हैबिट किया था ना, वो फाइनेंस कॉस्ट में जाना है, तो मैं ये सीधा सीधा ही ले जाके लिख देता हूँ 12,450। 12,450। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की। सर जो गिवन है हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो है, अल्लाह भला करे, 8,800। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट है कि भाई इसके अंदर हमने ऐड करनी है डेप्रीसिएशन कितने की, 1600, सॉरी 1,625 रुपए की। क्या रिजल्ट आता है भाई, 10425। 10425। फिर उसके बाद सर हम बात करते हैं एडमिन एक्सपेंस की। गिवन जो है हमें वो कितना है, 7,460। 7,460। इसके अंदर एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस याद है मुझे, तो चलो लिख देता हूँ 1,625। और क्या क्या है भाई, अच्छा पहले तो यहाँ पे आया और मैंने ये एक्सपेंस कटा दिया यहाँ से। कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट नहीं सर, सैलरी एक्सपेंस आ रही है एक, 160 रुपये का, ये भी ऐड कर लेते हैं। और तो कोई मेरे ख्याल से नहीं है, ड्राइंग्स, प्रीपेमेंट, रेंट नहीं, बस बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। 9,245। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो सर इंटरेस्ट आपको एक अदद दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, कितने का, 450 रुपये का। तो 450 प्लस अभी आपने कैलकुलेट किया था एक जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन, विच वॉज 1,225 रुपये। तो मुझे बताइए टोटल कितना बनता है, 1,675 का। ये भी मैंने माइनस कर दिया। रेंट इनकम आपको गिवन कितनी थी, 1,125 थी। हाँ 1,125 थी। यार 1,125 गिवन थी, इसमें से आपने बाहर निकाल दिए थे 225 कुछ निकाले थे मेरे ख्याल से, 250 आपने बाहर निकाले थे। तो प्लस नहीं सॉरी, -250, 875 क्या आपके पास इनकम आ गई। तो मुझे बता दीजिए ज़रा कि आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। 8,650। मुझे बताइए क्या पीएनएल में हमें कोई इशू है, पीएनएल हमें समझ में आता है पूरा। अच्छा जल्दी से अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। सर सबसे पहली कहानी मैं लिखूंगा किसकी, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें मेरे पास एक अदद तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और साथ ही साथ इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है।
कितनी है ये नंबर्स लिख लेता हूँ मैं ले आके कहाँ से भाई। 32,500, ओपनिंग बैलेंस इज 8750 ना। तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई 32,500 तो आप पूरा लिख लो। फिर 8750 में आप ऐड कर लो, ये ओपनिंग बैलेंस है एक्यूमुलेटेड का, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करी इस साल, विच इज़ 3250। तो बताइए मुझे क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जाएगा। खैर मॉडल पेपर में इंटरेस्ट एक्सपेंस का सेक्शन नहीं है सॉल्यूशन में। अच्छा एक मिनट, मॉडल पेपर को भी हम वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ सब, मैं बता रहा हूँ। 12,000 ठीक हो गया। ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे। 20500। 20500 ये नॉन करंट एसेट्स हो गए। अब बारी शुरू होती है मेरी करंट एसेट्स की। इसमें मैं सबसे पहली चीज़ लिखूंगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद मैं लिखूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर इसके बाद मुझे याद पड़ रहा है कुछ प्रीपेमेंट्स हैं, कुछ इसमें एडवांसेस सैलरी वाले मुझे याद पड़ लें, और कैश एंड बैंक अभी मुझे ये याद है, अगर कुछ और आता है तो वो भी साथ में ऐड कर लेंगे। इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो वो तो अभी कैलकुलेट करके आए थे 45,870। तो 45,870। अकाउंट रिसीवेबल गिवन कितना था हमें, ये रहा 36,800 का। 36,800 में से मैं माइनस करूंगा 1,300। 36,800 माइनस 1,300। क्या रिजल्ट आ रहा है। 35,500। हफ्ता अलाउंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना सवाल ने। अलाउंस है सवाल में कहीं पे। ट्रेड रिसीवेबल सेलिंग एडमिन फलाना ढिमकाना, नहीं अलाउंस कहीं भी नहीं है। तो मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर मेरे पास अगली चीज़ आ रही है प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स मुझे गिवन कितनी है, कहाँ गई, 780 रुपीज़ की। तो 780, और मुझे एक एंट्री इसकी याद है, कुछ मैंने क्रेडिट किया था, 300 रुपये से मैंने क्रेडिट किया है। तो -300 क्या रिजल्ट आता है, 480। फिर उसके बाद सिमिलरली एडवांसेस के पास अगर मैं आता हूँ, गिवन कितनी है मुझे एडवांसेस की, 240 रुपये गिवन है। और मैंने एडवांसेस कहीं पे क्रेडिट भी किया है, ये रहा 160 रुपये। 240 और 160। 240 माइनस 160 कितना बनता है, 400 रुपये। नहीं 400 रुपये तो नहीं बनना चाहिए, 480 बनना है। 80 बनना है हाँ। 80 रुपये ये आ गए। कैश एंड बैंक के अंदर भी मैंने एक एडजस्टमेंट पाक की है। गिवन कितना है कैश एंड बैंक मुझे, 5,550 का गिवन है। 5,550 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 1,490। प्लस 1,490 ये आ रहा। क्या रिजल्ट आता है, 7040। तो मुझे बताइए कि भाई अल्लाह भला करे, टोटल कितना बन रहा है करंट एसेट्स का। और टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं मेरे पास। क्या लिख दिया, अरे ये माइनस में क्यों रख दिया मैंने, सॉरी प्लस में है सारे। 93113790। 113,790। मुझे बताइए कर एसेट साइड में कोई मसला हमें, एसेट साइड क्लियर है हमारी। अच्छा जी। अब आते हैं जरा लाइबिलिटी कैपिटल साइड, इक्विटी साइड। तो मैंने बोला कि भाई अगली हेडिंग मुझे लगानी है कैपिटल की।
कैपिटल में मेरे पास होगा कुछ ओपनिंग, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट, इसमें से मैं लेस करूंगा ड्राइंग्स जो सवाल ने दी है ऑलरेडी, और फिर मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा भाई, तो अगर मैं देखने जाऊं तो अल्लाह भला करे, ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास 6093 395 का, 60395। ठीक है, प्रॉफिट अभी हम कमा के आए कितने का, 8650 का। तो 8650। ड्राइंग सवाल ने हमें दी जो थी वो थी 8480 की, और 300 रुपये हमने मज़ीद करी। तो 8480 प्लस 300, ये बन जाएगा आपका 8780। सही, मैं ऊपर एंट्री काट के आ जाऊँ ज़रा, एक मिनट। ये ड्राइंग्स मैंने कटा दी यहाँ से। अच्छा जी, मुझे बताइए मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है। 60265, 60265, 10। टोटल एसेट्स गलत आ रहे हैं, चेक कर लें एक बार फिर से। टोटल टोटल एसेट्स 10। अब दोनों बाजियां फड्डा कर रही हैं कि किसका सही जवाब है। मैं चेक कर लेता हूँ, जो जीता वो बिरयानी खिलाएगा सबको। ठीक है। अरे कहाँ चला गया। 1039। चलें, हफ्सा बाजी और आयशा बाजी बिरयानी खिलाती नजर आ रही है मुझे। 32,500 माइनस 12,000 प्लस 45,870 प्लस 35,500 प्लस 480 प्लस 80 प्लस 7040, 109470। माशाल्लाह से सभी गलत बता के आए। किसी एक ने भी सही नहीं बताया। बिरयानी से इतनी नफरत है सबको। 109470 का भाई हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी। हैं, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैंने थोड़ी कहा था कि गलत है या सही है, मैं तो आप लोगों के रिजल्ट चेक कर रहा था। 109470। बाकी मुझसे बिरयानी खानी, आइए इस्लामाबाद आइए, सब खिलाऊंगा। अच्छा जी, एक मिनट में भी चेक कर लूँ कुछ गलत तो टाइप वाइप नहीं हो गया। 35, 480, 80, 7040 सही है। इस्लामाबाद से कराची फूड पांडा हो नहीं सकती ना बेटा। अच्छा जी, और वैसे भी मेरे पास फूड पांडा है नहीं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ इधर। एक तो सारी, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं खुद ब खुद कैसे आगे आ जाता हूँ। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आके बेटा, जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक आप लोग इंशाल्लाह पास वास हो के कैफ वैफ में जा चुके होंगे। भूल चुके होंगे हमें। तो फिर क्यों खिलाऊं जब भूल गए तो। अच्छा जी सर, करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं ऊपर जाके देखूँ, मेरे पास है लोन है, ट्रेड पेबल्स हैं, और नीचे मैंने एक चीज़ बुक की है। देखा, हफ्सा बोल भी नहीं है, इंशाल्लाह भूल जाएंगी। 14% लोन। फिर उसके बाद है हमारे पास अकाउंट्स पेबल, जिसको ट्रेड पेबल्स का नाम दिया हुआ है, अकाउंट्स पेबल। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, एक हमने एडवांस रेंट की एंट्री पास करी थी, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। और एक अदद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक हो गया। नहीं बेटा, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। अच्छा जी, ट्रेड पेबल्स के पास अगर मैं आता हूँ तो ये आ गया। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में हमारे पास आ रहा है 28740। कोई एंट्री इसमें हमने पास नहीं करी। तो अच्छा, लोन तो लिखा ही 28740। खैर, लोन की भी वैल्यू ले आते हैं। हाँ, एक चीज़ देखा, याद आ गई मुझे भी लोन से, कि सर लोन का इंटरेस्ट भी तो पेबल है। अच्छा जी, फिर हम लोन की वैल्यू ढूंढने गए थे, तो लोन की वैल्यू आ रही है 17500 की।
तो 17500। एडवांस रेंट की हमने एंट्री पास करी है, वैसे कहीं पे नहीं है वो। एडवांस रेंट आ रहा है हमारे पास 250। इंटरेस्ट पेबल आ रहा है 1225। 250 और 1225। 250 और 1225। आखिरी हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी एक एंट्री हमने पास करी है 1490। एक मिनट जाके ऊपर चेक कर लेंगे कुछ भूल ना गए हो। तमाम एंट्रियां कटी हुई है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा P&L ट्रायल बैलेंस पूरा देख लिया हमने। कैपिटल ड्राइंग लोन ट्रिपेबल रेवेन्यू परचेज सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सारा उठा लिया सर। तो अब मुझे बताइए भाई कि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना बन रहा है। जी बेटा, ये मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन था। 49205। 49205। और सारा टोटल कर ले तो क्या रिजल्ट आ रहा है। 109470। यही रिजल्ट आए थे, हाँ यही रिजल्ट आए थे। मुझे बताइए बेटा, इस सवाल में कोई मसला, कोई चीज़ जो पूछनी हो। सर यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स होता है मुकम्मल। बुक के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपकी बुक के लिए भी किया कर। हाँ, मैं सारी चीज़ें अब बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहली चीज़ भाई, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिस के और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं और निकाल के दे देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना मेरे हिसाब से अब मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेपर में ना इसी लेवल का क्वेश्चन आता है जो अभी आपने सॉल्व किया है। और हम कहाँ तक जा चुके हैं वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको 10-15 सवाल बुक के ही सवाल निकाल के दूंगा। एक और पुरानी बुक थी हमारे पास, उसमें और सवाल थे, मैंने देखे थे। मैं वो सारे एक पीडीएफ जमा करके दे दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज सर, अब आपने कहानी क्या चलानी है। पूरी बुक की देखो, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। अब आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है। अभी जैसे मुझे शायद बताया गया कि नेक्स्ट वीक में आपकी वर्कशॉप भी है शायद वीकेंड पे। ऐसा है। मुझे अभी कंफर्म नहीं, मुझे बस बोला था कि सर तैयारी कर ले, 3-4 टॉपिक्स आपने पढ़ाने। देखो, मैं दो काम कर रहा हूँ वर्कशॉप के हवाले से। पहली चीज़ तो मैं पिछले साल वाली जो वर्कशॉप है वो अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, जो मैंने पिछले साल ली थी। इस साल मुझे जो टॉपिक्स बताए हैं वो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स है, बेड डेट्स है, और कौन सा, बैंक रिकन्सिलिएशन है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन टॉपिक्स के ऊपर तमाम सवालात जितने भी हैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं ऑनलाइन ही ले सकता हूँ बेटा, मुझे बोला गया, वरना मेरा ऑब्वियसली मेरा इरादा नहीं था वर्कशॉप लेने का, क्योंकि ऑनलाइन इतनी लंबी क्लास आप लोग नहीं ले सकते। लिमिट आ जाती है एक पॉइंट पे आके कि भाई ऑनलाइन बैठे बैठे थक जाते हैं। फिजिकल में तो चलो फिर ये थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, ऑनलाइन में थक जाते हैं। फिर भी खैर, अब कराना है तो मैं करा दूंगा। तो अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, हाँ बाकी के सारे जो हैं वो क्या, कौन कौन से, बेसिक्स के तीनों चैप्टर, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री और करेक्शन ऑफ एरर। वर्कशॉप ली थी, कौन सी वर्कशॉप ली थी बेटा अफसर। अच्छा, नवंबर की। हाँ नवंबर, अच्छा फिजिकल पूरी ऑनलाइन ली थी, वाह भी हिम्मत है बड़ी आपकी माशाल्लाह से। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी लंबी क्लासें लेने की। खैर, तो मैं आपको पूरा जो वर्कशॉप में हमने पढ़ा था ना, वो पूरा एक मरतबा पूरा रिवाइज कराऊंगा टॉपिक। हम अच्छा, ये नहीं होगा ऑब्वियसली कि जैसे अभी हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पे बैठ के सुकून से टाइम लगाते हैं, फुर्सत से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो पोर्शन थोड़ा सा हमारा साइड हो जाएगा। मैं एक मरतबा आपके तमाम कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी गो थ्रू कराऊंगा। फिर उसके बाद हम 2-4 सवाल खत्म करके अगले चैप्टर पे चले जाया करेंगे। ठीक है, ये हमारे वर्कशॉप का फोकस रहेगा। सही। मुझे आपको मुश्किल मुश्किल सवाल कराने का कोई शौक नहीं है कि ज़बरदस्ती के मुश्किल सवाल, ज़बरदस्ती के मुश्किल सवाल। सब मेरी कोशिश है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। सही। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कब 2 नंबर प्लस करने हैं, कब 2 नंबर माइनस करने हैं, तो सवाल सॉल्व होना है, भले जितना भी मुश्किल आ जाए। जैसे अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल, अभी आप सब बोल रहे हो कि सर आसान सवाल था, क्यों, क्योंकि सर इससे पीछे जो आपने मेहनत करी हुई है ना इतनी, ये सारी आप लोगों की मेहनत है। इतने बड़े बड़े सवाल आप लोगों ने खुद से सॉल्व किए, मैं तो सिर्फ सोल्यूशन दिखा के आपको चले जाता था। ठीक है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि आपको सवालात से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने पे टाइम लगाऊं। ठीक है। पेपर इंशाल्लाह इजी आएगा। मुझे अंदाज़ा है कि पेपर किस लेवल का आता है। पेपर से बहुत ज़्यादा पढ़ के बैठे हुए हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ आप लोगों ने पेपर से ज़्यादा। अकाउंटिंग में जितना टाइम हमें लगाना होता है, जो हमें बताया जाता है, जैसे 100 से 120 घंटे का पेपर है। ठीक है।
यानी कोर्स है, मैंने मेरी क्लासें भी ऐसी 100 से 120 घंटे के आसपास ही हैं। लेकिन सर आप लोगों ने घर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। जो मैंने इतने आप लोगों को होमवर्क दिए वो इसी वजह से दिए जाते थे कि 100 से 120 से थोड़ा सा आगे भी क्रॉस हो। ठीक है। तो आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड बैठे हो, सिर्फ अब आपने रिवीजन पे काम करना है। ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, पहली चीज़, सर अभी वर्कशॉप आ रही है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट तो एक मरतबा रिवाइज हो ही जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी आप लोग थोड़े बहुत सॉल्व कर लोगे। आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना है, पहला टारगेट है आपका स्टडी टेक्स्ट रीड करना। सही है। स्टडी टेक्स्ट शुरू से लेके आखिर तक, एक एक चैप्टर, एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ आपने रीड करना है। क्यों? क्योंकि सर आप लोगों का पेपर है एमसीक्यूज बेस्ड। सही। एमसीक्यूज बेस्ड का सबसे बड़ा मसला कि सर वो पेपर स्टडी टेक्स्ट की एक लाइन, आधी लाइन से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो पहला टारगेट है आपका स्टडी टेक्स्ट रीड करना। अच्छा, अब रीड कैसे करना है, ये नहीं कि एक रात को लेके बैठे पढ़े जा रहे हैं, चैप्टर पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, नॉवेल नहीं पढ़ रहे, स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कैसे पढ़ना है सर, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 उठाया, 1 2 और 3 को मैं चैप्टर 1 ही बोलता हूँ क्योंकि सारा एक साथ ही गुट जोड़ मिलजुला के आता है। चैप्टर 1 आपने उठाया, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक रीड किया। फिर उसके आप सवालात पे चले गए। सवालात से मुराद जो आपने क्लास पीडीएफ अपने में बनाए हुए, क्लास का रजिस्टर जो आपने बनाया, वहां से रिवीजन अपना स्टार्ट किया कि भाई सर ने कैसे कैसे पढ़ाया था, बुक में क्या लिखा हुआ है और सर ने क्या पढ़ाया। सही मैंने बुक कोशिश पूरी करी है कि 100% कवर्ड हो। फिर भी इंसान हो सकता है गलती हो गई, कोई एक आध तो कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो गया हो, क्या कोई एक आध लाइन मुझसे मिस हो गई हो। फिर भी आपने अपने रजिस्टर को सामने रख के पूरी स्टडी टेक्स्ट रिवाइज करनी है। सही। पढ़ा, फिर अपना क्लास नोट देखे कि सर ने ये सवाल कराया था, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाया था, ये क्वेश्चन में ये मसला आया था, इस क्वेश्चन में ये मसला आया था। ऐसे करके आपने चैप्टर वाइज पूरी स्टडी टेक्स्ट कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज़ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सर जो हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ देता था चैप्टर्स की, वो आप लोग पूरी सॉल्व करके बैठे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व करके बैठे हुए हैं, कुछ बचा हुआ नहीं है अब आपके पास। ऐसा ही है। बेहतरीन है। तो सर बस फिर तो मसला ही खत्म हो गया, फिर तो तैयारी हुई भी आपकी पूरी। अब आपने क्या करना है कि सर जो जैसे सर दाऊद शाहिद है उनका एक बड़ा अच्छा पेपर आता है, सर परमल सज्जाद है उनका एक बहुत अच्छा पेपर बन के आता है। एक और भी सर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 3 टीचर्स हैं अकाउंटिंग के जो बहुत अच्छे गेस्ट पेपर्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लगते भी हैं वो। मुझे नाम नहीं याद आ रहा तीसरे टीचर का। खैर, इन तीनों के, हाँ, जो असाइनमेंट्स जो आते हैं ना पेपर पीरियड एंड पे, सर इनके आपने पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। सही। पूरे पूरे पेपर अटेम्प्ट करें, किसी एमसीक्यू में मसला हो मुझसे पूछें, मैं समझाऊंगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है। अलग से नए सिरे से एमसीक्यू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप क्या करो, 500 पेजेस की असाइनमेंट है, इतनी बड़ी असाइनमेंट है। हाँ, तो सॉल्व करते रहो बैठ के। 500 पेजेस में से मेजोरिटी आप लोग सॉल्व कर चुके होगे ऑब्वियसली। सही है। तो अब आपने क्या करना है सर, जो असाइनमेंट्स वगैरह ना, जो गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स वगैरह जो आते हैं, इनको सॉल्व करना है। सही। देखो 90% एमसीक्यूज आपके पता है कैसे होंगे, वो बस आप रीड करोगे आपको आंसर पता होगा, रीड करोगे आंसर पता होगा। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने बैठ के सॉल्व करना है। सही है। जो हम लोग पे जो जितने भी मॉडल पेपर्स वगैरह जो असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं, ये कोई हम लोग बहुत मेहनत से, मेहनत तो खैर ऑब्वियसली कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक सर ने पूरा टाइप किया बैठ के। करते क्या है, हमारी मेहनत क्या होती है, जो जितने पास पेपर सारे गुजरे हैं ना, जितने क्वेश्चन सब एग्जामिनर ने पूछे, उन सबको ढूंढ ढांड के एक जगह जमा कर रहे होते हैं हम लोग। सही है। आप, तो वो आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन बैंक बन गया कि भाई ये इतना बड़ा प्याला है, जाओ पीते रहो अपना पेपर सिलेबस इसमें से। ठीक है। एक मरतबा सॉल्व कर लो उनके असाइनमेंट, 100% सॉल्व कर लो, पेपर की तैयारी आपकी हो गई। ठीक है। दूसरा काम सर, पेपर के दिन, पेपर से 1 2 दिन पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसमें क्या करना है, याद रखना सर, एंड टाइम पे जितने नए सवाल उठाओगे उतना फंसोगे। सही। क्यों? एंड टाइम पे आके आपने नया सवाल उठाया, खुदा ना खास्ता कुछ एक आध जगह फंस गए, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो जैसे मैंने अपनी तैयारी करी है ओवर द पीरियड अपने पूरे सीए की जर्नी में, मैंने लास्ट वीक में कभी कोई नया कोर्स नहीं उठाया, कोई नया सवाल नहीं उठाया। ऑनलाइन, हाँ बेटा, ग्रुप्स वगैरह में आ जाते हैं मेरे पास, अगर आएंगे तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। तो सर मेरे जो तरीक़ेकार होता था, मैं कभी भी पेपर से 1 हफ्ते पहले कोई नया सवाल सॉल्व नहीं करता था। जो पुराने क्वेश्चन है उन्हीं को देखता रहता था, उसी में देखता रहता था कि यार ये गलती करी थी, इसको हमने ऐसे सही करा था, ये गलती करी थी, इसमें हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। जो अभी तक सॉल्व किए हैं वो, और जो अभी आपके पास ये जो असाइनमेंट्स और मॉडल पेपर्स आ रहे हैं वो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाओ, बहुत है आपके लिए ये। ठीक है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर चुके हो, लेकिन फॉर द पर्पज वो एक जहन को चाहिए ना कि भाई सवाल सॉल्व करना है, पेपर आने वाला है, तो उसके लिए असाइनमेंट से आगे नहीं जाओ। ठीक है। हाँ, असाइनमेंट्स और जो अपने पुराने आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे मुझे याद पड़ रहा है किसी ने मुझे बताया था कि इनको बेड डेट्स में मसला हो रहा था, शायद दानिया बाजी, शायद आपने बोला था। तो अब इसके तरीकाकार क्या है सर, जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए उसी को दोबारा से सॉल्व करो आप बैठ के। सही। हर उस सवाल पे आके रोको जहाँ पे आपने कोई गलती करी थी, आपने गलत आंसर मार्क किया था। अच्छा, दूसरे सर सॉल्व करने का तरीका, ये नहीं एक सवाल सॉल्व किया आंसर देखा, एक सवाल सॉल्व किया आंसर देखा, नहीं।
पूरा सॉल्व कर लो, या टारगेट्स, चलो लेट से अगर 100 पेजेस का 100 MCQs का आपके पास असाइनमेंट है, 25 सवाल करे फिर उनको चेक किया, 25 सवाल करे फिर उनको चेक किया। ये नहीं करना एक देखा सॉल्व किया, एक देखा सॉल्व किया, एक देखा सॉल्व किया, ये नहीं करना। ठीक है, ये फालतू में आपका टाइम ज़ाया हो रहा था। पूरे 20-25 सॉल्व करो। क्यों? अच्छा, इसका भी पीछे एक लॉजिक है। सर पेपर में आपको कंसंट्रेशन चाहिए पूरे 2 घंटे। 2 घंटे आपने सिर्फ सवाल सॉल्व करने, पीछे जाके नहीं देखना। तो जब ये आगे पीछे घूम रहे होते हो ना, आपकी कंसंट्रेशन टूट रही होती है। ठीक है। अब वो दिखने में बड़ी छोटी सी बात है कि सर 2 सेकंड के लिए तो देख रहे हैं, लेकिन 2 सेकंड में आपकी कंसंट्रेशन लूज हो रही है। और पेपर में आपको चाहिए कि 2 घंटे कंसंट्रेटेड स्क्रीन के ऊपर फोकस करके सवाल सॉल्व करने हैं। सही। तो आप भी उस पेपर की तैयारी ऐसे भी करनी है आपको कि सर पूरा टाइम पीरियड आपने सवाल सिर्फ सॉल्व करने, सॉल्व करे। हो गया। 25 सवाल का लेट से आपने टारगेट रखा, 50 सवाल का टारगेट रखा। इसके बाद जाके देखना शुरू करो कि भाई मैंने क्या किया और रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, पेपर वाले दिन क्या करना है, अगला सवाल ये आता है कि सर पेपर वाले दिन सुबह सुबह क्या करके जाएं। सर मैं हमें जो एक टेक्निक सिखाई गई थी, बड़ी मुझे अच्छी लगी वो टेक्निक। पेपर में जाने से पहले आपने एक काम क्या करना है कि सुबह सुबह नॉर्मली पेपर अगर 9 बजे, तो नॉर्मली लोग उठ ही जाते हैं, 6-7 बजे टेंशन के मारे उठ ही जाते हैं। सर सुबह सुबह ना आपने क्या करना है, 2-4 छोटे मोटे सवाल, बेसिक से सवाल सॉल्व करके जाने हैं। सही। कोई 2-4 सवाल अपने पास मार्क करके रख लो, किसी भी चैप्टर के। लेट से आपने अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के क्वेश्चन में एक मार्क करके रख लिया, या बेड डेट के चैप्टर में से एक मार्क करके रख लिया, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में से एक मार्क करके रख लिया। सुबह सुबह पेपर में जाने से पहले 1 2 3 सवाल लाजमी सॉल्व करके जाओ। सही। और मुश्किल वाले नहीं, आसान वाले। सर इसके पीछे रीजन क्या है? सर जब आप पेपर में जाते हो, पेपर रीड करते हो, तो आपके ना शुरू के 15-20 मिनट या आधा घंटा ना इंजन गर्म होने में लगते हैं, हाथ चलाने में लगते हैं। शुरू शुरू में अगर आप कभी भी नोट करो, जब आप पेपर इंटरमीडिएट वगैरह के आप लोग पेपर्स दे के आए हो, शुरू का 1 घंटा आप बेहतरीन साफ सुथरी खूबसूरत राइटिंग में लिख रहे होते थे। आखिर आते आते बस लिख रहे होते थे। ऐसा ही होता था सबके साथ। तो सर ऐसा क्यों होता था? शुरू शुरू में ना आपका हाथ गर्म नहीं हुआ होता था, आप सुकून से आपका हाथ हल्के हल्के चल रहा होता था। तो सर वो हल्के हल्के चलने वाला जो काम है ना, वो शुरू में कर लो, पेपर में जाने से पहले ही कर लो। मतलब आपका हाथ आपका दिमाग दोनों रेडी हो, पेपर में बैठ के सिर्फ सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, इसको गर्म नहीं करना, इंजन रवा नहीं करना। इंजन घर से गर्म करके जाना है आपने। सही। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसका बेनिफिट मैंने देखा है। सही, मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पहले मैं भी यही करता था, डायरेक्ट पेपर में जाके सवाल सॉल्व करता था। लेकिन सर प्रिंसिपल जो हमारे, उन्होंने हमें बताया कि पेपर जाने से पहले 2-3 सवाल सॉल्व कर लो। सही। और बेसिक सवाल, मैं कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं, आधे आधे पौने पौने पेज के क्वेश्चन सॉल्व करके जाता था बस। तो उसका बेनिफिट ये था कि मुझे सवाल में जाके वो सोचने के लिए तैयार नहीं करना पड़ता था अपने दिमाग को, मेरा दिमाग रेडी होता था। सही। ये 3-4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। सर सिलेबस वाइज अगर हम बात करें, देखो अगेन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ये 2 चैप्टर कर लो, ये 3 चैप्टर कर लो, ये चौथा चैप्टर छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सब पेपर का पैटर्न क्या है, एक MCQs बैंक बनाया गया, उसमें लेट से 1000 क्वेश्चंस डाल दिए गए। अब आपकी आपकी ये किस्मत है, उस 1000 में से कितने उठ के आपके सामने आएंगे, कौन से चैप्टर से उठ के आएंगे, वो थ्योरेटिकल होंगे, वो प्रैक्टिकल होंगे, वो आपकी किस्मत है। सही। हर बच्चे के पास सेम क्वेश्चन वो नहीं आ रहा होता, यानी सेम MCQs आ सकते हैं, सेम पेपर नहीं हो सकता। तो अब जैसे अभी नवंबर अटैम्प के जो अटैम्प हुई, उसमें बच्चों से मैंने पूछा, तो सर कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, सिर्फ उन कुछ लोगों का सिर्फ MCQs बेस पे थ्योरेटिकल पेपर था, कोई एक आध सवाल आया सिर्फ कैलकुलेशन का। कुछ बच्चों का सिर्फ चैप्टर 1 2 3 से 30 सवाल आ गए थे, और बाकी के 10 सवाल दूसरे चैप्टर से आए थे। एक बच्चा ऐसा भी मिला था जिसके पास 30 सवाल कैलकुलेशन बेस्ड आए थे, वो बेचारा बहुत परेशान घूम रहा था। ठीक है। तो ये आपकी लक है, ये आपकी किस्मत है कि आपके सामने क्या उठ के आ रहा है। इनशाला इजी आएगा। मेजोरिटी का मैंने ये सुना है कि अपना थ्योरेटिकल पोर्शन उनके पास ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकल से मुराद यानी छोटे मोटे जो सवाल होते हैं, कोई लंबे सॉल्व करने वाले सवाल इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। अगेन गुड लक फॉर दैट, अब आपकी किस्मत है ये। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता आपको अगेन कि भाई चैप्टर 1 2 3 पे ज़्यादा फोकस करो, 3 4 5 पे ज़्यादा फोकस करो, नहीं, पढ़ना तो आपने सब है, क्योंकि आ कुछ भी सकता है। अलबत्ता सर अगेन याद होगा हम लोगों ने डेप्रीसिएशन बोल रहा, सॉरी, कुछ डेफिनेशन हमने बहुत सारी पढ़ी थी। मैं आपको थ्रू आउट द कोर्स बहुत सारी डेफिनेशन लिखवाई हैं मैंने। सही। कुछ, अच्छा, कुछ मैंने लिखवाई हैं, और कुछ उसकी वर्डिंग आपकी बुक में लिखी हुई है। तब मैंने जो लिखवाई थी वो बेसिक अंग्रेजी में लिखवाई थी कि आपको रीड करने से समझ में आ रहा हो। बुक में वो है जो एक्चुअल में डेफिनेशन हैं। सही। तो आपको समझनी जो है वो बुक वाली समझनी है। ठीक है। तो मुझे याद पड़ रहा है चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ने बहुत सारी पढ़ी थी। मटीरियलिटी पढ़ा था, रेलिवेंस पढ़ा था, रिलायबिलिटी पढ़ा था, ट्रू एंड फेयर व्यू पढ़ा था, और प्रूडेंस पढ़ा था, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इस तरीके की कुछ 8 10 15 डेफिनेशन हमने याद करी थी। सही। तो इस तरीके की छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना कि एग्जामिनर टेन टू आस्क दिस। ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना कंपेयर टू
अदर एरियाज। ठीक है भाई। अच्छा बाकी सर जो चैप्टर नंबर 10 है ना, एमसीक्यूज इसके भी आते हैं, तो मैं इसके एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको बना के भेज दूंगा, इसमें ऐसा इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अच्छा एमसीक्यूज कैसे आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। कि सर फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है ना, या बल्कि कोई ढंग सा ले लेते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है लेट से, ठीक है। तो वो सवाल पता है कैसे पूछेगा। इस सवाल का आपको ये लाइन लिख के दी, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, सही है। इसमें आपके पास टोटल जो अकाउंट हिट हो रहे हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट हिट हो रहा है मेरे ख्याल से, रिसीवेबल का शायद अकाउंट हिट हो रहा हो, सेल परचेज का शायद अकाउंट हिट हो रहा हो, तो आपको उतना ही ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा जितना आपके अकाउंट्स हिट हो रहे हैं इस एडजस्टमेंट से, और फिर आपको ये एडजस्टमेंट लिख के दे देगा। और बोलेगा भाई लेट सी फॉर एग्जांपल कि बताओ कि भाई इन्वेंट्री का नया नंबर क्या बनेगा, या सेल्स रिटर्न का नया नंबर क्या बनेगा। तो बेसिकली होता क्या है, वो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को चंक्स में बांट बांट के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो अलग से मेरे ख्याल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम जब पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं तो चंक्स तो हमारे लिए और ज़्यादा, सॉरी, और ज़्यादा आसान होंगे, ठीक है। तो अगेन इनके एमसीक्यूज जो आपकी बुक में मौजूद है, मैं उनकी पीडीएफ निकाल के आपको भेज दूंगा पूरी तैयार करके, जैसे हमारे नॉर्मल बुक के लिए बनी हुई है। आप लोग सॉल्व कीजिए, अगेन जहाँ मसला हो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। सर यहाँ पे आके हम अपनी कहानी कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइए कोई चीज़, कोई सवाल जो आपने मुझसे पूछना हो। हाँ भाई। चलें सर, यहाँ पे हम फिर अपनी कहानी मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सर मैंने अपने पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो सही से पूरी कर ली। अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो आई एम सॉरी, सही। बस बाकी अपना मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हम लोग मुलाकात करते हैं कभी। अल्लाह हाफिज़।